हेलो दोस्तों। तो आज से हम क्या नाम है क्लास टेंथ का स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स। ठीक है। तो आप थंबनेल में तो देखे ही होंगे कि ये आपकी क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। और यही नहीं, क्या नाम है, हम आपका चैप्टर वाइज करवाएंगे प्रॉपर। ठीक है। जैसे कि ये मैं रियल नंबर उठाया हूँ। ठीक है। आज फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर ही उठाया हूँ मैं। और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि एग्जाम में कंफर्म आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस किया जाएगा ज़्यादा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको अपने तरफ से भी देंगे करने के लिए। तो आइए दबा के प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू ही हम आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा रिवाइज करवा दें टेंथ का। मैक्सिमम लोग अब तक तो ख़त्म कर ही चुके होंगे, पूरा का पूरा मैथ पढ़ के। टेंथ का नहीं ख़त्म कर चुके हैं तो आप लोग कहिएगा तो मैं प्रॉपर कंटेंट भी पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस, हर फॉर्मूले, जितने आपके क्लास में फॉर्मूले हैं, जितने आपके क्लास में कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन उठा के वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। और फिर उसके बाद में मैं आपको उस पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी बता दिया करूँगा। तो अभी के लिए एनसीईआरटी पैटर्न मैंने चूज़ किया है, तो जल्दी से जल्दी ये पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी पैटर्न कंप्लीट कर दूंगा। लगभग एग्जाम में आपके 60 से 70% एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके आएंगे, इसीलिए पहले एनसीईआरटी पैटर्न स्टार्ट किया हूँ कि पहले एनसीईआरटी पूरा कवर करता हूँ। उसके बाद में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आर डी शर्मा के क्वेश्चन और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको आपके लिए लेकर आएंगे और वो सब भी क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं भाई एग्जाम में आपके। ठीक। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें टेंथ क्लास का मैथ आ रहा हो, जैसे कि सीडीएस वगैरह हुआ, तब भी आप भी ये देख सकते हैं वीडियो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे क्या नाम है क्लास टेंथ में जो है वो हमारा यही है ना, एलसीएम और एचसीएफ। और ये क्वेश्चन एलसीएम और एंड एचसीएफ पे ही बेस्ड है। आप लोग अगर ध्यान दिए हो तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको कैसे उस पे बेस्ड है ये कराऊंगा। तो देखिए, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा ए इंटू बी, ये क्या होगा, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि ए बी का एलसीएम एंड ए बी का एच सी एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर्स। यही कॉन्सेप्ट लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ जो बेसिक चीज़ें होती हैं निकालने के लिए, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो सब आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक। कुछ क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी से कुछ खुद कीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो केवी के स्कूल्स में प्री बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक। तो ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे एमसीक्यू में आए और चाहे डिस्क्रिप्टिव में आए। तो ये करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हमारा ए और बी क्या है, ए हमारा क्या है यहाँ पे 306 है, बी क्या है 657 है, और इसका एचसीएफ, मैं एचसीएफ को एच से डिनोट कर दे रहा हूँ। एचसीएफ हमको गिवन है 9 और एलसीएम को एल से डिनोट कर रहा हूँ, एल हमसे पूछा हुआ है। ठीक। एलसीएम हमसे पूछा हुआ है। अब हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमको एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ हमको गिवन है, तो एचसीएफ कितना है 9 है। एलसीएम कितना है, हमको एल ही निकालना है, इज इक्वल टू ए कितना है 306 इंटू बी कितना है 657। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम यानी कि एल निकालूं तो 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अब 9 से काट दो, 9 वन जा 9, नहीं 9 वन जा 9 नहीं, 9 7 जा 63, 265, तो ये 27 हो गया, 9 3 जा 27, यानी कि 73, 306 इंटू 73। ये आप लोग सब निकाल दे रहा हूँ, अगर करवा रहा हूँ तो प्रॉपर ही करवाता हूँ सही से। 3 6 जा 18,
और 3 0 जा 0 1 9 2 4 और 21 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 2 2 3 3 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एलसीएम इसका कितना होगा जी। अगर आप एलसीएम निकालें इन दोनों का तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। एलसीएम ऑफ 306 657, आप लोग सभी लोग फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल के टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, मैं देखूंगा सबका, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे सेंड करके पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उसके नाम के साथ में मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगा चैनल पे कि हाँ इस बच्चे ने पूछा है, उसका सोल्यूशन मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, ठीक। तो ये रहा हमारा मतलब पहला क्वेश्चन, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट लेके रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता भी है तो मैं आपको उसका दे दूंगा, ठीक है, कि आप लोग कर लीजिए उसको अगर रिपीट होता है तो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, बहुत से स्कूल्स में प्री बोर्ड में आ चुका है। तो अगर इसका हम सोल्यूशन की बात करें, अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। आप लोग जानते होंगे कि 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। यानी कि अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 इंटू 5 मिल जाएगा तो उसमें हमको एक जीरो यूनिट डिजिट पे एक जीरो मिल जाएगा, मतलब कुल मिला के एक जीरो उसमें लास्ट में आ जाएगा अगर एक 2 इंटू 5 मिला तो। अगर दो 2 इंटू 5 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिला तो हमको लास्ट में 2 जीरो मिल जाएगा उस नंबर के। अब वो नंबर कुछ भी आगे हो सकता है डिजिट, लेकिन लास्ट में 2 जीरो पक्का रहेगा, ठीक। यानी कि मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर का, मान लो कोई नंबर n है, उसको हम 2 दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं, इस फॉर्म में अगर उसको हम लिख पा रहे हैं, यानी कि 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ, तो लास्ट डिजिट उसका जीरो आएगा पक्का, एक डिजिट तो जीरो आएगा ही आएगा। अब कितने लास्ट के जीरोस डिजिट्स जीरो होंगे ये डिपेंड करेगा आपका m और n पे, कि m और n का कितने कितने डिजिट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 टू दी पावर n, यानी कि इसमें लिखा हुआ है 6 टू दी पावर n कैन एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमको ये गिवन है कि n हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 2 3, जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी कि n की वैल्यूज आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 4-5 नंबर्स n की रख दें तो पहला नंबर रखेंगे तो 6 टू दी पावर 1 आएगा, 6 आएगा। दूसरा नंबर रखेंगे n इज इक्वल टू 2 तो 36 आएगा। तीसरा रखेंगे तो 6 क्यूब 216 आएगा, और 6 टू दी पावर 4 रखेंगे तो कुछ और आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 4-5 नंबर लिख सकते हैं आप कि सिमिलरली वी कैन से दैट कि इसके यूनिट प्लेस पे कभी जीरो आएगा ही नहीं, ठीक। दैट यूनिट प्लेस विल नेवर बी जीरो, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन प्रॉपर वे क्या है, प्रॉपर वे ये है कि जो 6 है 6 टू दी पावर n है ना, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर n कर दो। 6 का यानी कि जो अंदर डिजिट्स हैं इनमें 2 तो है, 2 की पावर तो 1 है, लेकिन 5 नहीं है, इसमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है ना। यानी कि इतना तो पक्का है कि जो इसके अंदर डिजिट 6 है यानी 2 इंटू 3 है, ये कभी भी 2 इंटू 5 के फॉर्म का नहीं बनने वाला, इस फॉर्म का कभी नहीं बनने वाला, ठीक। अगर इस फॉर्म का कभी नहीं बनने वाला यानी कि यूनिट प्लेस पे जीरो कभी नहीं होने वाला। यही हमको लैंग्वेज में ऐसे लिख देना है कि 2 इंटू 5 लिखा है, 2 इंटू 5 के फॉर्म का ये कभी नहीं होगा, 6 टू दी पावर n, ठीक। ऐसे लिख देना 2 इंटू 3 की होल पावर n। अब ये जो नंबर है हमारा n, ये 2 इंटू टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म का कभी नहीं होगा। और अगर 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n कभी नहीं हो पाएगा तो ये नंबर में यूनिट डिजिट जीरो कभी नहीं होगी, ठीक। यूनिट डिजिट जीरो होने के लिए कंपलसरी है कि नंबर में कम से कम एक फैक्टर, अगर एक जीरो चाहिए लास्ट में
तो कम से कम एक 2 इंटू 5 मिले ही मिले, यानी कि m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 टाइप का मिले ही मिले। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि 4 टू दी पावर n को प्रूफ करना है। आप लोगों को प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में लिख के सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, ठीक। जो मैं लैंग्वेज बोला हूँ ये लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे कॉमन और हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मैं रूट 3 लिया हूँ, एग्जाम में रूट 2 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। तो मैं रूट 3 जैसे कराऊंगा सेम टू सेम, जहां जहां 3 लिखूंगा वहां 2 कर देना, रूट 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर करवाता हूँ, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, प्रूफ इसका कैसे करेंगे। कह रहा है कि प्रूफ करो कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि रूट 3 क्या है, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर रूट 3 एक रेशनल नंबर हुआ तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ पे p, यहाँ पे q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये फ्रैक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा, ये इसी से तो हम कंट्राडिक्ट करते हैं इसको। ये इसलिए लिखा गया कि यहाँ पे जो p और q आया ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि p और q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर्स जो कि केवल 1 से कट रहे हो, ठीक है, केवल 1 से, यानी कि उनका HCF 1 हो तो उनको हम को प्राइम कहते हैं, ठीक। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मान लो p अपॉन q मैंने लिखा 15/10, तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको काट दूं 5 से, यानी कि 3/2 आ गया ना। अब देखो ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा सिवाय 1 के, केवल 1 ही है जो कि इन दोनों कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो हमारा HCF होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग भी कंट्राडिक्ट करेंगे, कैसे करेंगे दिखाते हैं। ये हो गया। अब मैं q को इधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रूट 3q इक्वल टू p हो जाएगा, ठीक। दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर क्यों किया, इस रूट 3 को 3 में चेंज करने के लिए, तो इधर बन जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब कि अगर मैं p स्क्वायर को q स्क्वायर से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं p स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्यों आ जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने मान लो 5 से 25 नहीं 30 लेते हैं, 30 को डिवाइड किया तो 5 6 जा 30, कट गया पूरा का पूरा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 को 30 इज इक्वल टू 5 से मैंने डिवाइड किया और 6 आया, तो जो क्वेश्चन आया उसका मल्टीप्लाई अगर मैं अपने डिविडेंड में कर दूं, ठीक है, डिवाइजर में कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। वही वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। पी स्क्वायर को 3 से जब डिवाइड किया गया होगा तभी क्यू स्क्वायर आया होगा, यानी कि जो हमारा पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 3, डिविजिबल बाई 3। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी हेंस इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं अगर 3 ले लूँ, 3 नहीं कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 16 ले लिया मैंने, ठीक, 8 ले लिया, 8 ले लिया। अब 8 जो हमारा है इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर कितना आएगा 64, मैं 4 ले लेता हूँ, 4 से डिविजिबल लेता हूँ, 4 से डिवाइड करूँ तो कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक, 16 आएगा। तो अगर 4 इसको डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि 8 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा होगा तो 8 को भी डिवाइड करेगा, देखो डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा। ये चीज़ समझे कि नहीं आप लोग, कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर
डिविजिबल होगा किसी नंबर से तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि p इज डिविजिबल आल्सो डिविजिबल बाय 3, हमको यानी कि p का एक फैक्टर मिल गया 3। सिमिलरली अगर हम q के लिए सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक, सेम टू सेम हम q के लिए यही चीज करने जा रहे हैं। अब देखो p हमारा जो हमारा p है वो 3 से डिविजिबल है, तो क्या मैं p इज इक्वल टू 3 के लिख दूं? मतलब मैंने p को 3 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन के आया, जो मैंने अभी बताया था ऊपर कि किसी नंबर को किसी नंबर से मैंने डिवाइड किया, यानी कि p को 3 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन के आ गया, तो मैंने फिर से उसी फॉर्म में लिख दिया। इस p इज इक्वल टू, इसको एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो। अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे, अगर हम फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर दें, एक मिनट, ठीक, तो फर्स्ट क्या है, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 3k, तो 9k स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, 3 से 9 को काट दो, 3 टाइम्स कट जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये आया, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी q स्क्वायर को मैं जब 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो k स्क्वायर एक क्वोशंट आ रहा है, implies q is also divisible by 3, q भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मैं अब क्या प्रूफ कर चुका हूं, मैं प्रूफ कर चुका हूं हियर p and q both are divisible by a common factor 3, यानी कि मैं प्रूफ कर चुका हूं कि p और q 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन मैंने अज्यूम किया क्या था, मैंने अज्यूम किया था, देखो जो मैंने लेट किया था, लेट क्या किया था, लेट तो मैंने ये किया था कि इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि इसमें केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन मैंने प्रूफ क्या किया, इससे मैंने प्रूफ किया कि इसका एक और एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर आ गया, क्या, इसका एक और एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर 3 भी आ गया, यानी कि मैं प्रूफ कर चुका हूं कि इसका एक कॉमन फैक्टर 3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, बट according to our assumption p and q has only one factor, that is 1, हम केवल 1 को ही फैक्टर माने थे ना उसको, लेकिन हमने एक और एक्स्ट्रा 3 निकाल दिया, यानी कि जो हमने अज्यूम किया हमारा गलत है, क्योंकि हम माने तो थे केवल एक ही फैक्टर है 1 है, लेकिन आ क्या रहा है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर और आ गया 3, implies our assumption is wrong, implies √3 is not a rational number, यानी कि √3 is irrational number, irrational number। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले एक लाइन ऐसा लिख दें कि √3 is not a rational number, implies √3 is irrational number, लेकिन कितने भी चलेगा, hence proof, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर राइटिंग ना समझ में आए भाई तो मतलब थोड़ा उसके लिए एडजस्ट करना, मैं थोड़ा राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लोग बोलते ही लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन √3 का। इसमें कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताओ, जहाँ पे √3 वहीं पे अगर √2 प्रूफ करने को आ जाए तो यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक, यानी कि p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, p इज डिविजिबल बाई 2, ठीक, p इज इक्वल टू 2 के पुट कर देंगे तो यहाँ 4 के फिर से 2 आ जाएगा, 2k स्क्वायर, मतलब वही चीज़ कि जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 2 कर देंगे बस, तो 2 जाएगा। ऐसे √5 का जहाँ 3 है वहाँ 5 कर दो। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो अपना डाउट पूछ सकता है मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके टेलीग्राम चैनल। अच्छा ये बताओ आप लोगों को ये ग्रीन बोर्ड अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं सोचा कि थोड़ा
क्लास वाली फीलिंग लेकर आते हैं ये ग्रीन बोर्ड लगा के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अच्छा अभी अभी मैंने √3 ऊपर प्रूव किया कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इसी √3 को हम एक इरेशनल नंबर लेके ये प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो प्रूफ कैसे होगा, वैसे ही जैसे उसमें किए थे, लेट 5 माइनस √3 इज a रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं p बाई q के फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू 1। ठीक, ये आपको क्लियर होगा, मैंने पीछे करा है अभी जस्ट मैंने बताया समझाया है आपको। तो मैंने एक इसको इरेशनल था तो मैंने इसका अपोजिट अज्यूम कर लिया कि एक रेशनल नंबर है, और उसको अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में खाली आपको यही देखना है कि आपका इरेशनल वाला पोर्शन कौन सा था। जैसे यहाँ पे इरेशनल वाला पोर्शन √3 है, तो √3 को एक तरफ रखना है, बाकी सब को एक तरफ कर लो, यानी कि इधर ले आओ 5 माइनस p अपॉन क्यू और √3 को उधर ले जाओ इज इक्वल टू √3। मैंने ये कर दिया। इसको चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 5q माइनस पी अपॉन में q इज इक्वल टू √3। बस इतना ही आपका सॉल्व खत्म। अब आपको एक छोटी सी लैंग्वेज लिख देनी है, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या लिखना है, अच्छा देखो मैंने अभी अभी जस्ट ऊपर प्रूफ किया, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, हियर, हियर नहीं लिखेंगे, हियर ना लिख के थोड़ा सा और अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं। नाउ वी नो दैट √3 is a rational number, irrational भाई सॉरी, √3 is an irrational number। हम अभी भी जस्ट ऊपर प्रूफ किए हैं, हम जानते हैं कि एक irrational नंबर है। we know that √3 is an irrational number। ठीक, एंड p and q is r लिखो 3, अरे यार ठीक, आर इंटीजर्स, p और q हमारे इंटीजर्स हैं, p और q इंटीजर्स हैं, हेंस 5q माइनस p अपॉन में q इज अ रैशनल नंबर होगा। यानी कि इधर जो भी ये लिखा हुआ है ये चीज, ये चीज, ये कुछ भी आया, फ्रैक्शन में आया, क्या आया उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी आएगा p और q इंटीजर्स है ना, तो p और q इंटीजर्स है तो क्या होगा 5q माइनस p अपॉन में q, कुल मिला के कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल तो नहीं आएगा। लेकिन ये किसके इक्वल है, ये तो इरेशनल के इक्वल है। तो क्या कभी एक रैशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर आपस में इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं इक्वल होता। बट ऐसे लिख देना, रैशनल नेबर इक्वल टू, ये मेन पॉइंट है, इरेशनल, यानी कि रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। हेंस 5q माइनस p अपॉन में q डज नॉट इक्वल टू √3, ये भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन हम जिस तरह से अजम्पशन किए थे उसके अकॉर्डिंग तो ये इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। फिर वही चीज, हेंस आवर assumption is wrong। इसका मतलब क्या होगा, implies 5 minus √3 is an irrational number, क्योंकि हमारा assumption क्या था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो वो तो रॉन्ग है, तो क्या होगा, उसका उल्टा होगा कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ऐसे एनसीईआरटी में नहीं किया गया, एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं यूज किया गया, उसमें ये वर्ड छिपा हुआ है। तो ये आप प्रॉपर अगर लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। ठीक,
तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। और आपको स्ट्रेटजी ही पता चल गई होगी, कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे ये भी पता चल गया होगा। अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा है पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस टाइप का तो मैंने करा दिया, अभी जस्ट ऊपर कराया हूँ, ये आप कर लीजिएगा। ये दोनों मैं करवा दे रहा हूँ, आपको मेथड बता दे रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम होगा, ठीक। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है 1/√2 को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करो भाई। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे दो दो नंबर में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप जैसे मैं अभी करा रहा हूँ ऐसे करना। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो जैसे मैंने √3 वाला प्रूफ किया था वैसे आपको 1/√2 वाला प्रूफ करना होगा, ठीक है। वैसे ऐसे भी कर देंगे तो नंबर टीचर दे देता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेट अगर √2 एक रेशनल नंबर है 1/√2, तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, हो यार q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p, q इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आगे क्या प्रोसीजर होगा, अब इसमें हमारा √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो, तो q उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q अपॉन में p इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब फिर से सेम टू सेम वही लैंग्वेज टिप देना है। कौन सी लैंग्वेज, जो भी जस्ट ऊपर में लिखाया हूँ कि यहाँ पे √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन q और p हमारा इंटीजर है, इसलिए q अपॉन p क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और एक रेशनल नेबर इक्वल टू इरेशनल, क्यों, यानी कि जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है, यानी कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। सेम यही लैंग्वेज आपको टिप देना है जो मैंने अभी जस्ट ऊपर कराया हूँ, यहाँ पे यही लैंग्वेज आपको वहाँ टिप देना है। तो ये सब लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको एकदम बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, और ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक। ये 2-3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा ध्यान से भाई, मैं इसको थोड़ा रेड कलर से लिख दे रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। ये मैं करवा दिया, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, सभी लोग करके भाई टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, सभी लोगों को करना है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में आपके एनसीईआरटी का पूरा एकदम निचोड़ था और एक क्विक रिवीजन था क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक। तो थ्रू द क्वेश्चंस आई हैव रिवाइज्ड ऑल योर फर्स्ट चैप्टर। मतलब अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक। और बाकी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, केवल एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग एग्जाम के लास्ट टाइम में आराम से लगभग मतलब पूरा चैप्टर आपका लगभग कवर हो जाएगा, 8 से 10 घंटे में सब सारा का सारा वीडियो बन जाएगा मेरा। तो उतने ही टाइम में आप जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज करके हर एक क्वेश्चन पे कैसे कैसे अप्रोच करना है वो आपको पता चल जाए, इसी के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक। बाकी मैं तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए कि आप भी बैठ जाएंगे, ठीक है, कितना ही पढ़े होंगे। तो भाई जल्दी से आप लोग थोड़ा अप्रोच कीजिए, कितने बच्चे आ रहे हैं, जितने भी नए नए बच्चे आ रहे हों वो लोग कमेंट करें भाई, वो लोग कमेंट करें कि हाँ भैया मैं पढ़ रहा हूँ, 10th में हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं लाइव के लिए मतलब थोड़ा देखूँ। अगर लगभग 10 ही बच्चे अगर मेरे पास आ जाएंगे, 10 बच्चे भी आ गए तो फिर मैं लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। तो इसीलिए आप लोग आ जाओ, तो लाइव में और मजा आएगा। आप लोग जस्ट क्विक क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं तुरंत, और इसमें आपको मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच करना होगा, ठीक। तो अभी मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, बाकी मुझे कमेंट्स जैसे जैसे मिलते रहेंगे, आप लोग अप्रोच करेंगे तो मैं फिर लाइव पे सोचूंगा कि हाँ लाइव आना है, ठीक। लाइव में और मजा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, एकदम जबरदस्त सेशन के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।